नमस्कार दोस्तों, मैं रूपेश पाठक आप सभी लोगों का चाणक्य आईएएस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। ठीक है, तो आज हम सबसे हॉट टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए पेन चेंज कर ले रहा हूँ मैं। ठीक है, हॉट टॉपिक पढ़ेंगे क्योंकि मणिपुर में हिंसा हो रही है। ठीक है, और ये हिंसा ज़ोरों शोरों से चल रही है। ठीक ना, और हम देखेंगे कि इस हिंसा के पीछे कारण क्या है और क्या क्या रीज़न था। ठीक है, क्योंकि ये जो हिंसा है ना, ये ट्राइबल्स लोग और एक अन्य समुदाय है, ठीक है, मैती समुदाय, उन लोगों के बीच में है। ठीक है, मैती और ट्राइबल्स के बीच में है। ठीक है, तो हम देखेंगे इसके पीछे कारण क्या था। ठीक ना, ये हिंसा क्यों बढ़ी और इसका रीज़न, तत्कालिक रीज़न क्या था। ठीक ना, तो ये देखिए क्या हुआ था ना, ये हिंसा बढ़ने के पीछे हाई कोर्ट का डिसीजन था। ठीक है, मणिपुर हाई कोर्ट ने ये डिसीजन दिया कि जो मैती जनजाति है उन्हें एसटी कैटेगरी में शामिल कर लिया जाए। ठीक है, ये उन्होंने बोला। ठीक है, बोला कि इस मैती जनजाति को एसटी में शामिल करने के लिए सरकार कोई कानून बनाए और उसको हमारे साथ साझा करे। ठीक है, और यही हाई कोर्ट के डिसीजन पे मतलब जो जनजातियां थी, जो ट्राइबल्स थे, उनमें रोष पैदा हो गया और उन्होंने एक सॉलिडरिटी मार्च किया। ठीक है, कब? तो 3 तारीख को, याद रखिएगा, तीन को उन्होंने सॉलिडरिटी मार्च किया। और ये किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था? तो ये देखिए, ऑल ट्राइबल स्टूडेंट यूनियन ऑफ मणिपुर, ठीक है, ATUSM के द्वारा ये ऑर्गेनाइज किया गया था। ठीक है, ये तो पहले शांतिपूर्वक चल रहा था ये आंदोलन, फिर धीरे धीरे ये हिंसा का रूप लेने लगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं किस प्रकार की इससे हिंसा हुई है। ठीक है, अब हम इसके बेसिक स्ट्रक्चर को देखते हैं। ठीक है, अपन देखेंगे कि किस प्रकार से, मतलब क्या रीज़न है इसका। ठीक है, करंट रीज़न तो मैंने आपको बता दिया कि हाई कोर्ट का जो डिसीजन था मैती जनजातियों को एसटी कैटेगरी में शामिल करने के लिए, क्योंकि वो लोग बहुत दिन से, ठीक है, बहुत दिन से डिमांड कर रहे थे कि हमें एसटी कैटेगरी में शामिल कर लिया जाए। क्योंकि अगर देखा जाए तो जो मैती जनजाति है, सॉरी जनजाति नहीं, समुदाय है, ठीक है, और इन्हें मैती ब्राह्मण भी कहा जाता है वहाँ पे। ठीक ना, तो इनमें बहुत सारे मैती आ, मतलब मैती में बहुत सारे कैटेगरी इंक्लूड हो जाते हैं, जैसे जनरल हो गए, ठीक है, ओबीसी, जनरल हो गए, ओबीसी हो गए, ठीक है, एससी हो गए, ये सब इसमें इंक्लूड हो जाते हैं। ठीक ना, और इसी में आप देखिएगा तो इसी में ये हिंदू और मुस्लिम, ठीक है, हिंदू का जो मेजोरिटी है वो ज़्यादा है यहाँ पे। ठीक ना, और ये 1949 से पहले इन्हें जो ब्रिटिश सरकार थी वो एसटी ही, मतलब एसटी के कैटेगरी में ही रहती थी, लेकिन जैसे जैसे देश आज़ाद हुआ इन्हें एसटी के कैटेगरी से निकाल दिया गया। ठीक है, तो अब पीछे का कारण देखेंगे। हम लोगों ने पहला कारण तो देख लिया है कि उन्हें एसटी कैटेगरी में डालने के लिए, ठीक है, जो हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया था सरकार को कि आप कानून बनाइए कि कैसे मैती जनजातियों को एसटी कैटेगरी में डाला जाए, उसके विरोध में बहुत सारा हिंसा हुआ। ठीक है, अब देखिए और भी कुछ रीज़न है। ठीक है, तो अब मैं पहले आपको बेसिक स्ट्रक्चर बता देता हूँ, फिर आप खुद से रिलेट कर पाएंगे कि किस प्रकार से, मतलब क्यों ये हिंसा हुआ। ठीक है, तो देखिए आप पहले देख लीजिए, ये देखिए जो मैती जनजाति है ना, इसमें देखिए, इसमें हिंदू, मुस्लिम, जनरल, ओबीसी सभी आते हैं। ठीक है, और ये देखिए, ये जो पूरी जनसंख्या है ना मणिपुर की, ठीक है, उसके 53.30%, मतलब 53.30% जो पॉपुलेशन है वो मैती जनजातियों की है। ठीक है, मगर उनके पास कितना लैंड है? पूरे मणिपुर का पास 10% लैंड उनके पास है। ठीक है, इनके पास लैंड की कमी है। ठीक है, मगर पॉलिटिकल अगर सीट देखा जाए, ठीक है, तो उनके पास कितने हैं? तो 40 सीट है। कितने में? 60 में 40 सीट है। ठीक है, और इनकी जो लैंग्वेज है मैती है, जिसको मणिपुरी भी कहा जाता है। ठीक है, मणिपुरी कहा जाता है। आप जानते होंगे कि मणिपुरी जो है ना हमारा 8th शेड्यूल में शामिल है। ठीक है, आप इनका स्ट्रक्चर देख लिए। अब आप देखिए, यहाँ देखिएगा जो ट्राइबल्स ग्रुप है, जिसमें नागा, कुकी, मायो, ये सब ज़्यादा मतलब डोमिनेंट है। ठीक है, इनकी जो जनसंख्या है ये कितनी है? 47.70, यानी 47.70%। ठीक है, मगर इनके पास कितना परसेंट लैंड है? तो 90% लैंड है, मतलब 90% लैंड है इनके पास। ठीक है, और मगर पॉलिटिकल सीट कितना है इनके पास? तो बस 20 है, 60 में बस 20 सीट है। और ये कहाँ रहते हैं सबसे ज़्यादा? तो ये हिल एरिया में रहते हैं। और ये कहाँ रहते हैं? तो ये इम्फाल में रहते हैं। ठीक है, जो प्लेन एरिया है, जिसको दून भी कह सकते हैं, मतलब समतल एरिया होता है ना, जैसे कि पहाड़ों के बीच में एक समतल एरिया, वहाँ रहते हैं कौन जनजाति? मैती जनजाति रहती है। ठीक है, इसको आप थोड़ा सा मतलब रिलेट करिएगा। ठीक है, अब देखिए इतना आप रिलेट कर लिए, अब थोड़ा डायग्राम में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, आप डायग्राम को ध्यान से देखिएगा, समझ जाइएगा। ये देखिए, ये इम्फाल का एरिया है।
ठीक है। ये अपना इम्फाल है, यहाँ पे बीच में इम्फाल है। यहाँ पे कौन सी जनजाति रहती है, सॉरी कौन सी समुदाय रहती है, तो ये मैती समुदाय रहती हैं। और बाकी जो पहाड़ी क्षेत्र है यहाँ पे कौन सी समुदाय रहती है, तो नागा, कुकी, जितने भी ट्राइबल्स हैं ना, ये यहाँ पे रहते हैं। ठीक है, ट्राइबल यहाँ पे रहते हैं। ठीक है, इनके पास कितना है भाई, जमीन इनके पास 10% है, लेकिन जनसंख्या इनकी ज़्यादा है। जनसंख्या कितनी है, तो 53% है, 53% है। और इनकी जनसंख्या कितनी है, तो 47% है, मगर इनके पास ज़मीन ज़्यादा है। ठीक है, तो ट्राइबल लोगों का कहना है कि अगर मैती जनजातियों को अगर एसटी कैटेगरी में शामिल कर लिया जाएगा तो ये जो है ना, ये जो मैती लोग हैं ये इनके ज़मीनों पे कब्जा कर लेंगे, इनकी संस्कृति को इफ़ेक्ट करेंगे। ठीक है, तो मेन रीज़न यही है। ठीक है, और एक और फैक्ट देखिए, ये ट्राइबल्स है ना, ये ट्राइबल्स कहीं भी ज़मीन ले सकते हैं। अगर ये है ना, ये पूरा ट्राइबल्स हिली एरिया है। ठीक है, तो ये कहीं भी ज़मीन ले सकते हैं, मतलब ये लाके इम्फाल में भी बस सकते हैं। लेकिन ये जो मैती जनजाति है, ये ट्राइबल्स का जो लैंड है उसको कैप्चर नहीं कर पाएगी, मतलब वो खरीद ही नहीं सकती है। ठीक है, तो आप यहाँ पे समझ रहे हैं। अब देखिए, अगर मैती लोग अगर एसटी कैटेगरी में शामिल हो जाते हैं, ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। ठीक है, अगर मैती लोग एसटी कैटेगरी में शामिल हो जाते हैं तो देखिए, मैती लोग को रिजर्वेशन भी मिल पाएगा। ठीक है, रिजर्वेशन भी मिल पाएगा। ठीक है, और सबसे बड़ा चीज़ है कि वहाँ एम्प्लॉयमेंट है ना, जैसे बेरोजगारी, ये बहुत बढ़ रहा है, तेज़ी से बढ़ रहा है मणिपुर में। ठीक है, जिसके कारण भी ये रोज़ पैदा हो रहा है। ठीक है, और लैंड है, जैसे लैंड अब मैं बताई आपको 90% लैंड है ट्राइबल्स के पास और 10% है इनके पास। तो इनका जो लैंड है, जो ट्राइबल्स का लैंड है, वो भी मैती जनजातियों के पास चला जाएगा। क्योंकि भाई अब मैती जनजाति जब एसटी हो जाएंगे तो वो खुद से मतलब ये एसटी के क्षेत्र में जाकर ज़मीन खरीद सकते हैं, है कि नहीं। तो जिससे जो अन्य जनजातियां हैं वो ज़्यादा प्रभावित होंगी। वो सोच रही है कि हमारी जो ज़मीन है उसको भी वो लोग कैप्चर कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए, फॉरेस्ट रेगुलेशन एक्ट लाया गया है। ठीक है, 2021 में। ठीक है, ये मणिपुर सरकार के द्वारा लाया गया है। ठीक है, और मणिपुर सरकार कह रही है कि जो भी इसमें मतलब अतिक्रमण कर रहे हैं, ठीक है, उनको निकाला जाएगा। ठीक है, उनको चिन्हित किया जाएगा। ठीक है, और उस ज़मीन को आरक्षित कर लिया जाएगा। तो इनका कहना है कि हम लोग अतिक्रमण नहीं कर रहे हैं, क्योंकि फॉरेस्ट हमारा एरिया है। ठीक है, तो हम फॉरेस्ट को बचा रहे हैं। ठीक है, तो ये भी एक कारण हो सकता है, हो सकता नहीं है। अब देखिए, अगर वो एसटी कैटेगरी में शामिल होंगे तो उनको टैक्स में रिलीफ भी मिलेगा, और 60 में जो भी गवर्नमेंट स्कीम आती है उनमें भी रिलीफ मिलेगा। ठीक है, तो ये लोग अपना जो रिलीफ है ना, जो अपना रिजर्वेशन है या फिर जो कुछ है, ये साझा नहीं करना चाहते। ठीक है, क्योंकि ये चाहते हैं, मतलब ये कहते हैं कि हमारी जो भविष्य है वो ख़राब हो सकता है। मतलब ये ट्राइबल्स का कहना है। ठीक है, अगर मैं देखूं, आपको बता दूं, इसीलिए वायलेंस दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है। ठीक है, आप देखिए, यहाँ पे सबसे ज़्यादा कुकी और नागाज़ हैं। ठीक है, और ये इनका है ना, कुकीज़ और नागाज़ का सबसे ज़्यादा ईसाईकरण हुआ है, मतलब क्रिश्चियन है ये लोग सबसे ज़्यादा। ठीक है, और ये लोग कहते हैं कि जो यहाँ इम्फाल में रहते हैं ये सब जनरल और ब्राह्मण कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, तो इन्हें क्यों एसटी कैटेगरी का दर्जा दिया जाए। ठीक है, मेन रीज़न यही है। तो आप समझ लिए, तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार वायलेंस बढ़ गया है। ठीक है, सभी लोग बोल रहे हैं कि सेव द मणिपुर। ठीक ना, तो यही मणिपुर 3 तारीख, मतलब तीन तारीख से स्टार्ट हुआ था ये, और अभी भी ये हिंसा चल रही है। लेकिन अभी भारत सरकार के द्वारा इस पर काबू पा लिया गया है। ठीक है, क्योंकि इंटरनेट भी बैन कर दिया गया है। ठीक है, कर्फ्यू भी लगा दिया गया है 5 दिन तक का। ठीक है, तो अभी जो स्थिति है वो नॉर्मल होती जा रही है। और एन बीरेन सिंह कह रहे हैं कि ये सारी स्थिति, एन बीरेन सिंह यहाँ के ठीक है, यहाँ के सीएम हैं, और ये बोल रहे हैं कि जल्द ही पूरा सिचुएशन कंट्रोल में आ गया। ठीक है, और देखिए, ये हिंसा इस टाइप से बढ़ गई थी कि 13,000 लोगों को एक स्थान से सुरक्षित स्थान लाया गया। समझ रहे हैं आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से हिंसा हुई होगी। ठीक है, और इस हिंसा को मतलब कंट्रोल करने के लिए सीआरपीएफ प्लस आसाम जो राइफल्स है वो दोनों अपना विशेष योगदान दे रही है। और अभी फ़िलहाल तो ये कंट्रोल में है, और आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से हुआ था। मुझे आशा है आप समझ गए होंगे इसके पीछे का कारण क्या था। ठीक है, तो देख लीजिए। ठीक है, तो आज का लेक्चर इतना ही। ठीक है, तो अपन कल मिलते हैं कुछ नए करंट अफेयर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए।